हेलो बच्चों, मैं हूं आशीष और ये है मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वाला। आज हम 10th क्लास के लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन है ना, वो डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बीइंग को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये इस वीडियो का पार्ट 1 रहेगा, पार्ट 2 आप इसके बाद वाली वीडियो में देखोगे। तो चलिए फिर अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत में आपको जानना होगा कि ट्रांसपोर्ट का फ़ायदा क्या होता है। मतलब हम बात कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट किस चीज़ का होता है ना। तो जैसे आप देखेंगे भाई, जो लोअर ऑर्गेनिज्म हैं, जो सिंगल सेल होते हैं, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनमें क्या होता है कि चीज़ें जो हैं डायरेक्ट मेम्ब्रेन के बाहर होती हैं। मतलब उनमें ये होता है कि चीज़ें जो है डायरेक्ट मेम्ब्रेन के कॉन्टेक्ट में होती हैं, तो वो आराम से क्या होता है डिफ्यूज़ करके चली जाती हैं सेल्स के अंदर। अगर कोई लोअर ऑर्गेनिज्म है ना, जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें क्या है, सेल का सरफेस, जो बॉडी सरफेस होता है, वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में रहता है और वहाँ से वो चीज़ों को आराम से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, हमारी या फिर बड़े बड़े प्लांट्स की बात करें, उनकी बात करें, तो उसमें क्या है कि हर एक सेल्स को सामान चाहिए होता है खाने के लिए या फिर यूज करने के लिए। गैसेस चाहिए होती हैं, जैसे हम देखते हैं भाई हमारी जो सेल्स हैं उनको रेस्पिरेशन के लिए O2 चाहिए होती है, और जो फूड होता है वो चाहिए होता है। अब हमारी हर एक सेल तो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं है, तो हमें हर सेल के पास सामान पहुंचाना पड़ेगा ना। तो वो जो पहुंचाने के लिए हमें यहाँ ट्रांसपोर्ट की हेल्प चाहिए होती है। यानी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, है ना। वो ऐसा नहीं करते हैं कि दे आर गेट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द एनवायरनमेंट और डिफ्यूज़ करके चीज़ें उनके अंदर आ जाएँ। तो इसलिए हमें ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म जो मल्टी सेलुलर होते हैं उनमें बहुत सारी सेल्स होती हैं और सारी सेल्स के पास जो चीज़ें हैं, यानी कि गैसेस हैं जो, और जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो सामान वहाँ पहुँचना है, वो आराम से चीज़ें पहुँच जाएँ। तो अभी हम देखते हैं क्या लिखा है कि ऑल सेल्स नीड ऑक्सीजन, वाटर, मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक फूड फॉर सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस। And lower organisms may be unicellular and they obtain indirectly from the environment, but most of the organisms are multicellular and they cannot do so. तो हम तो ऐसा नहीं कर सकते, जैसे कि यूनिसेलुलर डायरेक्ट ले लेंगे। Some specialized cell pick up these substances from the environment. Some substances are synthesized in the organism. कुछ हमारे अंदर बनता है, कुछ बाहर से हम लेते हैं, by another group of specialized cells. And all this need to be distributed to the other part of the organism. And this coordinated process of carrying out proper distribution of materials among the cells is called as transportation. तो जो भी चीज़ें या तो बॉडी ने हमारी बनाई हो, जैसे हमारी बॉडी ने मान लो हार्मोन बनाया है, मान लो हमारे ब्रेन में जो एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड है, मान लो वो कोई हार्मोन बनाती है, और वो हार्मोन जो चाहिए होता है कहीं और बॉडी के किसी और पार्ट में, तो वहाँ से वहाँ तक कैसे ट्रैवल करेगा, है ना। जो कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट है जो बॉडी का, तो वो कैसे होगा, चीज़ें एक दूसरी जगह से दूसरी जगह पर कैसे ट्रांसपोर्ट होंगी। तो उसके लिए हमें एक ट्रांसपोर्ट का माध्यम या मीडियम चाहिए होता है जो वहाँ पर पहुँचा देता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बींग्स हम डिस्कस करने वाले हैं। ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बींग में दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, है ना। दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, एक होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, और उन ब्लड वेसल्स के साथ साथ बराबर में, ऐसे समझो जैसे ब्लड का एक पाइप चल रहा है, उस ब्लड के पाइप के साथ साथ ही बिल्कुल कॉन्टीन्यूअस पैरेलल, है ना, दूसरा एक और सिस्टम चल रहा होता है। तो वो जो दूसरा एक और सिस्टम चल रहा होता है उसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, उसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। एंड अब आप देख सकते हैं कि इन दो फोटोग्राफ्स में कि एक तरफ आपको दिख रहा है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरी तरफ आपको दिख रहा है लिम्फेटिक सिस्टम। आप देख रहे हैं कि जैसे ये हमारी जो ब्लड कैपिलरीज हैं, जो ये रेड वाली ब्लड कैपिलरी आपको दिख रही है, ये अओर्टा या आर्टेरियोल है, इधर वेन्यूल्स है, वेन्स हैं, इनके बीच में कहीं एक ग्रीन कलर की जो दूसरी कैपिलरीज हैं, ये किसकी हैं, लिम्फ कैपिलरी। तो होता बच्चों ये है कि जो ब्लड है इसके अंदर से कुछ प्लाज्मा ब्लड का वो डिफ्यूज़ होके बाहर निकलता रहता है, टिश्यूज़ में आता रहता है और टिश्यू फ्लूइड का फॉर्मेशन करता है। वही प्लाज्मा दोबारा से लिम्फ कैपिलरी ले जाती हैं और बाद में उसको ले जा करके ब्लड में डाल देती है। यानी ये मेंटेनेंस का काम करते हैं कि भाई ब्लड की मात्रा, ब्लड में प्लाज्मा की मात्रा मेंटेन रहे, ज़्यादा ना हो जाए। अगर ज़्यादा हो जाएगा ब्लड का प्लाज्मा तो वो
बाहर निकल जाता है, फिर वो टिश्यू फ्लूइड में आ जाता है और वहाँ से वो लिम्फ कैपिलरी उसको अलग से लेके जाती हैं, ठीक है। बाद में ले जाके धीरे धीरे उसको ब्लड में ही ऐड कर दिया जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पॉइंट एंडेड है, मतलब यहाँ पर क्या है, सर्कुलेशन नहीं है। ब्लड का क्या है कि हमेशा एक, कहीं भी आपको इसमें ऐसा नहीं दिखेगा कि डिसकंटिन्यूएशन हुआ है। देखो यहाँ से ब्लड में चल रहा है, नीचे जा रहा है, फिर ये ऊपर, फिर यहाँ से घूम के हार्ट के अंदर से दोबारा से, तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम इस तरह चलता है। लेकिन लिम्फ का क्या है कि लिम्फ के अंदर पॉइंट एंडेड होती हैं, यानी कि एक ही दिशा में लिम्फ चलता है, चारों तरफ नहीं घूमता, उसका एक ही डायरेक्शन होता है, ठीक है। बाद में जाकर के लिम्फ जो फ्लूइड होता है, जो टिश्यूज़ में से उठाया जाता है, जो ब्लड में से बाहर निकलता है, उसको बाद में ले जाकर ब्लड में ही डाल दिया जाता है। तो यहाँ दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम हैं, एक ब्लड सर्कुलेटरी, दूसरा लिम्फेटिक। तो पहले हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आप देखेंगे कि हमारे अंदर जो हम हैं, हमारे अंदर हमारा ब्लड जो है वो किस में बहता है, ब्लड वेसल्स के अंदर बहता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें कि ब्लड जो है ब्लड वेसल्स से निकलकर कुछ गड्ढे जैसे कुछ खाली जगहें होती हैं, उनको साइनसिस कहते हैं या फिर कैविटीज़ कहते हैं, तो उनमें आ जाता है। जैसे हमारे में क्या है कि पूरा ब्लड जो है वो पाइप में चलता है, पूरा बॉडी में ब्लड जो है पूरा पाइप के अंदर बंद रहता है, उनको ब्लड वेसल्स कहते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें कि ब्लड जो है वो वेसल्स के अंदर तो रहता ही है, लेकिन वेसल्स उसको बाद में ले जा करके किसी ओपन स्पेस में डाल देती हैं और वहाँ से दोबारा वो हार्ट पे पहुँचता है और हार्ट उसको दोबारा ब्लड वेसल में डालता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक बार कि जो ओपन ब्लड वेस्कुलेटर सिस्टम वाले होते हैं, यानी कि जिन इंसेक्ट्स है ना, इंसेक्ट्स में ऐसा देखने को मिलता है, तो उनमें क्या है, उनमें ब्लड जो है एक कैविटी होती है बॉडी में, उसको कहते हैं हीमोलिम्फ। उस कैविटी से ब्लड हार्ट में जाता है उनके, और फिर हार्ट से ब्लड वेसल्स में जाता है, अगेन ब्लड वेसल्स को उस ब्लड को उस कैविटी में छोड़ देती हैं। उनके जो ऑर्गन्स होते हैं वो उस कैविटी के अंदर ही पड़े रहते हैं, यानी कि ऑर्गन्स जो हैं बात कर रहे होते हैं, नहा रहे होते हैं, किसके अंदर, ब्लड के अंदर। लेकिन हमारे में ऐसा नहीं है कि ऑर्गन्स जो हैं वो ब्लड के अंदर नहा रहे होते हैं, ब्लड हमारा अलग से पाइप में चलता है ना। तो क्लोज ब्लड वेस्कुलेटर सिस्टम हमारे अंदर होता है ना, और ओपन होता है इंसेक्ट्स के अंदर और मोलस्का के अंदर, है ना। जैसे 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा मोलस्का, तो उसमें भी ओपन होता है ना, और इंसेक्ट्स में भी ओपन होता है। जबकि आप देखेंगे कि एनिलिडा और हमारे अंदर क्लोज वेस्कुलर सिस्टम होता है, तो उसमें क्या होता है कि द ब्लड ऑलवेज रिमेन्स इनसाइड द ब्लड वेसल्स एंड नेवर कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द सेल्स, है ना। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आता है, ब्लड में से डिफ्यूज होकर चीज़ें बाहर निकलती हैं और सेल्स के पास पहुँचती है। लेकिन यहाँ क्या है ओपन वाले में कि द ब्लड वेसल आर ओपन एंडेड एज दे ओपन इनटू द कॉमन कैविटी कॉल्ड द हीमोसील। तो यहाँ उस कैविटी को क्या बोलते हैं, हीमोसील बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ह्यूमन बीइंग को, चलिए चलते हैं। यहाँ हमारे पास ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ट्रांसपोर्ट के लिए जो सब्सटेंस है उसे हम कहते हैं ब्लड, है ना। ब्लड जो है वही माध्यम है, वही सामान लेकर के जाएगा। यानी हमने जैसे पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि भाई ब्लड हमारा क्या करता है, वो गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, उसके अंदर आरबीसी होती हैं और उस आरबीसी ऑक्सीजन को कैरी करती हैं, है ना, और ले जाती हैं कहाँ, बॉडी सेल्स के पास। इसी तरह ब्लड क्या करता है, फूड को भी ट्रांसपोर्ट करता है ना। फूड ले लेगा इंटेस्टाइन से, है ना, फूड को लेके बॉडी की सभी सेल्स के पास पहुँचाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि ब्लड जो है हर एक सेल के अंदर एक एक पाइप घुसा होगा, तो पाइप जो ब्लड के वेसल्स हैं वो टिश्यूज़ में पहुंची होती हैं और टिश्यू लेवल पर जा कर के वहाँ उनमें से कैपिलरी, वो पतली होकर कैपिलरी बन जाती हैं, जिसमें से डिफ्यूज होकर के चीज़ें बाहर निकल जाती हैं। और अगर कुछ टिश्यू से उठाना हो तो वो उन्हीं कैपिलरी से दोबारा से टिश्यू में से ब्लड में आ जाता है। तो यहाँ ब्लड के कंपोनेंट्स आप देख सकते हैं। ब्लड का कंपोनेंट है प्लाज्मा, ब्लड सेल्स में हम पढ़ेंगे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, और प्लेटलेट्स। तीन चीज़ें यहाँ देखने को मिलती हैं आपको। एक तो ब्लड प्लाज्मा, तो मेन जो ज़्यादा मात्रा में होता है वो ब्लड प्लाज्मा ही होता है। उसके बाद ब्लड सेल्स होती हैं और प्लेटलेट्स होती हैं। यानी एक फ्लूइड जैसे मीडियम के अंदर कुछ पार्टिकल्स जैसी चीज़ें पड़ी होती हैं। तो ऐसा हमारा ब्लड होता है। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहले हम देखेंगे ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा जो कि आप देख सकते हैं 55% ऑफ टोटल ब्लड जो होता है वो ब्लड प्लाज्मा होता है। अगर आप देखेंगे कि यहाँ सेंट्रीफ्यूगेशन एक तरीका होता है,
उस सेंट्रीफ्यूगेशन से अगर हम देखें तो हमारा जो भारी चीज़ें होती हैं ब्लड के अंदर वो नीचे बैठ जाती हैं। जो ऊपर आप देख सकते हैं येलो कलर का, दैट इज़ प्लाज्मा। तो ये प्लाज्मा जो कि फ्लूइड है, और ये जो नीचे बैठ गई हैं ये क्या है, आरबीसी यानी इरिथ्रोसाइट्स और डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, बाकी सब समान है, जिसमें आरबीसी ज़्यादा मात्रा में आपको देखने को मिल रही होती है। तो ब्लड कंसिस्ट ऑफ ए फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा इन विच द सेल्स आर सस्पेंडेड प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन द डिजोल्व फॉर्म। तो प्लाज्मा का काम है फूड को ट्रांसपोर्ट करना, CO2 को ट्रांसपोर्ट करना। देखो O2 नहीं लिखा है, O2 को ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, O2 प्लाज्मा में बहुत कम मात्रा में घुलती है और CO2 ज़्यादा घुल जाती है, तो इसलिए CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है प्लाज्मा। और नाइट्रोजनस वेस्ट यानी कि यूरिया जो हमारी बॉडी में होता है उसको भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है ब्लड प्लाज्मा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं कि प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट द 55 to 60%, and plasma is the medium in which the blood cell and other substances are transported around the body. It also maintain optimum body temperature. तो आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बनाए रखता है कौन, प्लाज्मा ही, और उसी के अंदर पड़ी रहती हैं ब्लड की सेल्स जो कि इधर से उधर जहाँ भी जाना होता है। जैसे कि जो WBC हमारी होती हैं वो डिफेंस का काम करती हैं, बॉडी में इम्यूनिटी का काम करती हैं, तो उनको अगर कहीं ट्रांसपोर्ट होना होता है तो वो ब्लड प्लाज्मा के थ्रू ही जाएंगी। यानी ब्लड का जो कंपोनेंट प्लाज्मा वही फ्लूइड है, तो सब कुछ उसी के थ्रू ही जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं ब्लड की जो सेल्स हैं उनमें पहले RBC आप देख सकते हैं यहाँ पर, इनकी शेप आपको दिख रही होगी कि दोनों तरफ से दबी हुई टाइप की दिख रही होंगी। तो ये बाइकॉनकेव शेप होती है। आपसे पूछा जाएगा भाई RB की शेप कैसी होती है, तो आप बताएंगे बाइकॉनकेव होती है, और ये ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं ब्लड के अंदर। उनका काम आपको बहुत अच्छे से पहले बताया था मैंने कि भाई इनके अंदर एक प्रोटीन मिलती है, उस प्रोटीन का नाम होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन करता है। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हैं कि RBC की शेप आपसे पूछेंगे कि RBC कैसी शेप की होती है, आप बताओगे बाइकॉनकेव शेप की होती है, एंड इन शेप इन विद फ्लैटेंड सेंटर, सेंटर उसका फ्लैटेंड रहता है जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हैं। एंड दे डू नॉट हैव ए न्यूक्लियस, इनके अंदर न्यूक्लियस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, जब RBC मैच्योर हो जाती है तो इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं मिलता है, सारी जगह जो इनके अंदर की होती है उसको हीमोग्लोबिन ही ले लेता है। इमेच्योर जब होती है, जब बनी होती है, तब इनमें न्यूक्लियस मिल जाता है। डायमीटर इनका 0.01 मिलीमीटर है, और इनके अंदर एक विशेष प्रकार की प्रोटीन मिलती है। भैया प्रोटीन बोल रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा, जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन, विच गिव ब्लड द रेड कलर एंड ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन, है ना, उसका काम है कि ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन को। और कभी कभी आपसे पूछते हैं कि भाई RBC का लाइफ स्पैन कितना होता है, तो आप बता दीजिएगा कि RBC 120 दिनों तक जिंदा रहती है, जबकि WBC का जो समय होता है वो बहुत कम होता है, कुछ वीक्स तक ही रहती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं WBCs। WBC में आप देख पा रहे हो, इमेज में हम दिखा रहे हैं मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स। ये इतनी तरह की WBC होती हैं जिनमें से सभी का अलग अलग काम होता है। ये लिम्फोसाइट जो आप देख रहे हो, ये लिम्फोसाइट जो होती हैं इनका काम होता है इम्यून सिस्टम, जो आजकल आप सुन रहे होंगे इम्यूनिटी, उसको बनाए रखती हैं। और ये बाकी जो हैं ये सब डिफेंस के सोल्जर्स हैं, आप ऐसा समझिए कि न्यूट्रोफिल जो हैं ये सोल्जर्स हैं ना, ये सोल्जर मतलब शरीर के सैनिक होते हैं, इन्हीं का काम होता है। जैसे 9th क्लास में आपने थोड़ा थोड़ा इम्यूनिटी का पढ़ा था, वहाँ से। मोनोसाइट्स भी क्या है, बाद में बड़ी होकर कुछ मैक्रोफेज सेल बनाती हैं, और वो जा करके मान लो आपकी बॉडी में कोई बाहर से घुस गया है, मान लो बैक्टीरिया या फिर कोई, तो उसको किल करने का काम करती है। तो ये फाइनली जो WBC होती हैं ये डिफेंस सिस्टम में बॉडी के काम करती हैं। आपको ज़्यादा इनके बारे में अभी नहीं जानना है। They are responsible for the defense system in the body, and there are about 4,000 to 8,000 WBC in each cubic millimeter of blood. इनकी मात्रा कम होती है, जबकि RBC यहाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। And these cells are also produced in the bone marrow. तो ये ध्यान रखना कि भाई RBC भी आपकी कहाँ बनती हैं, बोन मैरो में बनती हैं। बोन जो बड़ी बोन होती हैं उनके अंदर एक फ्लूइड होता है, उसको कहते हैं बोन मैरो। वहाँ कुछ सेल्स होती हैं स्टेम सेल्स जिनको कहा जाता है, और भैया वो इन स्टेम सेल्स ही क्या बनाती हैं, सारी ब्लड सेल्स बनाती हैं, जिनमें से WBC, RBC और सब। नेक्स्ट है दे हैव ए लाइफ स्पैन ऑफ कपल ऑफ डेज, कुछ दिन जिंदा रहती हैं। अब हम देखेंगे प्लेटलेट्स, जो उसका थर्ड पार्ट है।
तो प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, प्लेटलेट्स की इम्पोर्टेंस क्या होती है, ये आप ध्यान से समझिए। आप देख सकते हैं कि इस इमेज में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ कहीं कट लग गया है, यहाँ मान लो जो ब्लड वेसल है वो फट गई है और ये आरबीसी जो है बाहर निकल रही है, यहाँ से बाहर निकल कर जा रही हैं। थोड़ी देर बाद आप देख सकते हैं कि नीचे क्या हुआ, यहाँ पर एक क्लोट बन गया है। क्लोट बनना मतलब ये ब्लड का कुछ थक्का सा टाइप का जम गया है यहाँ पर, जहाँ पर, तो इससे कुछ बाहर नहीं निकल रहा है। और हम देख सकते हैं कि यहाँ कुछ रस्सी जैसा है, इसके अंदर फंस गई हैं कौन, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी फंस जाती हैं ताकि यहाँ पर एक स्टॉपेज हो जाए। ठीक है, इसका नाम लिखा है फाइब्रिन। क्या लिखा है, फाइब्रिन। तो भाई होता ये है कि जिस समय कहीं कट लगता है, कट लगने पर जो आपकी प्लेटलेट्स होती हैं वो कुछ फैक्टर्स बनाने लगती हैं और वो फैक्टर्स आपके जो प्लाज्मा होता है, जो उसके अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं कुछ, जो कि ये फाइब्रिन नाम आपको दिख रहा होगा, फाइब्रिन नाम दिख रहा होगा ना, इसको एक्टिव कर देती हैं और ये फाइब्रिन जा कर के क्लोट वाली जगह पर जहाँ कट लगा है उस जगह पर जा कर के क्रॉस बुन देता है, जैसे जाल जैसा बना देता है, जिससे बाहर निकलती हुई आरबीसी उसमें फंस जाती है और वहाँ क्लोट बन जाता है ना। तो हम देख सकते हैं क्या लिखा है कि दे आर सेल फ्रेगमेंट्स, दे आर नॉट सेल एंड विच आर डिस्क शेप, दे डोंट हैव न्यूक्लियस, है ना, ये भी ध्यान रखना कि न्यूक्लियस नहीं होता इनके पास। एंड द ब्लड हैज़ प्लेटलेट सेल विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी and plug these leaks by helping to clot the blood at this point of injury। तो आपके एनसीईआरटी केवल इतना ही बता रही है कि भाई प्लेटलेट का काम होता है कि इंजरी को रोक देना, कट लगा है उसको बंद कर देना। ये मैंने एक्स्ट्रा में एक चीज़ यहाँ डाल दी है ताकि आप देख सकें, समझ सकें। समझना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देख सकते हैं कि इंजर्ड टिश्यू कट लग गया है, वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ ब्लड प्लेटलेट्स ने एक फैक्टर बनाया जिसको कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन, और उसको किसी विटामिन के ने जो एक्टिव किया है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन लीवर से आता है, ये उसको एक्टिव करके थ्रोम्बिन बनाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, और थ्रोम्बिन फिर फाइब्रिनोजन को एक्टिव करके फाइब्रिन बनाता है। और फाइब्रिन जो है एक जाल जैसी प्रोटीन है जो कट की जगह पर जाल बना देगी और वहाँ क्या होगा, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी फंस जाती है। ठीक है, जिससे कि वो क्लोट बन जाता है। तो इतना ही आप जाने कि प्लेटलेट का फंक्शन पूछेंगे तो आप बता देना कि क्लोटिंग का इनका फंक्शन होता है, ये क्लोटिंग में हेल्प करती है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ ब्लड। तो नॉर्मल फंक्शन देख लेते हैं भाई। फंक्शन में सबसे पहले गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना है, इंजाइम्स को ट्रांसपोर्ट करना है, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करना है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना है, प्लाज्मा प्रोटीन्स जो होती हैं जो आपने भी देखा फाइब्रिनोजन, उनको ट्रांसपोर्ट करना होता है। और आपका जो मेंटेनेंस है टेम्परेचर का बॉडी का, उसका काम है ब्लड ही उसको मेंटेन करता है थोड़ा। और कंट्रोल द पीएच, जो बॉडी की पीएच है उसको कंट्रोल रखता है। ठीक है, तो इतना सा फंक्शन आप इसका इतना लिख दें, बहुत है इतना। नेक्स्ट देखते हैं हम इम्पोर्टेंट चीज़ जिसका नाम है ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट क्योंकि एक इतनी बड़ी बॉडी है हमारी, तो उसमें हमें पंप करने के लिए कुछ चाहिए होता है भाई। हमने कहा कि हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट करता है कौन, ब्लड। अब जब ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है तो भाई ट्रांसपोर्ट करने के लिए ऐसा भी तो कुछ चाहिए जो पूरी बॉडी में ब्लड एक ही स्पीड से जाता रहे, तो उसके लिए होता है हार्ट। तो हार्ट का काम होता है, पंपिंग ऑर्गन है ये। मेन काम इसका ये है कि बॉडी में सेम रिदम से ब्लड को पंप करता रहे। लेकिन हमारे ह्यूमन हार्ट की बहुत कुछ खास बातें हैं। उन ख़ास बातों में सबसे ये बात है कि भाई यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी ये दिख रहा होगा ब्लू और रेड। तो रेड जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड है, यानी उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, और जो ब्लू है वो डीऑक्सीजनेटेड है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे हार्ट के अंदर जो दोनों ही तरह का ब्लड है वो बिल्कुल भी मिक्स नहीं हो रहा है, अलग अलग रह रहा है। जबकि रेप्टाइल्स में और फिशेस वगैरह में, इनमें आप देखेंगे रेप्टाइल्स में और एम्फीबियंस में मिक्स हो जाता है, जबकि फिश में हार्ट के अंदर से केवल एक ही तरह का ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, दोनों तरह का नहीं होता है। जबकि हमारे अंदर दोनों तरह का ट्रांसपोर्ट होता है। तो चलिए देखते हैं हार्ट के स्ट्रक्चर को। हार्ट के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ राइट एट्रियम, यहाँ दिखेगा लेफ्ट एट्रियम एज यू कैन सी हियर। फिर आप देख सकते हैं कि राइट एट्रियम में नीचे एक राइट वेंट्रिकल की तरफ खुल रहा है ना, इधर से लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में खुल रहा है, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 4 चैम्बर हो गए हैं। कितने चैम्बर हुए? 4। तो हमारे हार्ट में भाई 4 चैम्बर्स होते हैं, जिनमें ऊपर की साइड 2 एट्रियम राइट और लेफ्ट,
जिनको हम ऑरिकल भी बोलते हैं, राइट ऑरिकल या फिर लेफ्ट ऑरिकल, राइट एट्रियम या फिर लेफ्ट एट्रियम। और जस्ट इनके नीचे जो होते हैं वो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं। इन दोनों के बीच में ही राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक दीवार जैसी है, इसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टम। ऊपर ऐसे ही राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में दीवार है, उसको बोलते हैं एट्रियल सेप्टम। और इन दोनों के बीच में एक दीवार है, ऊपर एट्रियम के और नीचे वेंट्रिकल के, उसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करने वाले हैं एट्रियम वाले पार्ट को जो ऊपर दिया गया है ना। तो अभी हम देखते हैं कि हार्ट का काम क्या होता है नॉर्मली। द हार्ट इज ए पंपिंग ऑर्गन दैट रिसीव ब्लड फ्रॉम वेन्स एंड पंप इट इनटू द आर्टरीज। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चों को समझ नहीं आता है वो ये है कि इट रिसीव ब्लड फ्रॉम वेन्स। अगर हार्ट में ब्लड आया है तो उसको लेकर आएंगी वेन्स, भले ही वो राइट एट्रियम में आया हो या फिर वो राइट लेफ्ट एट्रियम में आया हो, दोनों ही साइड पर वेन्स खुलती हैं। जबकि अगर हार्ट ब्लड को आगे भेज रहा है तो वो किसके थ्रू भेजेगा? आर्टरीज के थ्रू भेजेगा। तो आर्टरीज क्या करती हैं? हार्ट से ब्लड को आगे ले जाती हैं, है ना। तो ये पहली पॉइंट बात आप ध्यान रखिएगा। एंड इट इज़ मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। जो हार्ट की जो दीवार होती है उसमें जो मिडल लेयर होती है उसके अंदर कुछ मसल्स मिलती हैं, उनको बोलते हैं कार्डियक मसल्स। वही पंप करने का काम करती है कॉन्ट्रैक्शन का। एंड इट इज सिचुएटेड इन थोरेसिक कैविटी विच लाई अबाउ द डायफ्राम बिटवीन द टू लंग्स। तो ये दो लंग्स के बीच में कार्डियक नोच होती है, एक गड्ढा होता है, वहाँ पर मिलता है। एंड इट इज एनक्लोज इन डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन द पेरिकार्डियम। तो जो उसकी आउटर लेयर है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। नेक्स्ट देख सकते हैं ऊपर हम जो अंदर की इसकी कैविटी है उसको हम कह रहे हैं कि भाई वो 4 चैम्बर्स में डिवाइड हो चुकी है ना, जिसमें कि ऊपर के 2 एट्रियम, नीचे के 2 वेंट्रिकल, या ऊपर 2 ऑरिकल, नीचे 2 वेंट्रिकल। तो पहले हम देखेंगे कि ऑरिकल्स के बारे में, कि जो ऑरिकल्स होते हैं उनमें हम देख सकते हैं राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल के ऊपर जुड़ा है वेना केवा, दिख रहा है, ठीक है। और नीचे जा रहा है ब्लू कलर, देखिए ये ब्लू कलर यहाँ से यहाँ आ रहा है, और फिर ये जो एरो लगा है ये जा रहा है बाहर पल्मोनरी आर्टरी में। तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो राइट वेंट्रिकल है उससे जो आर्टरी जुड़ी है उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, और जो हमारा राइट एट्रियम है उससे जो वेन जुड़ी है उसका नाम है सुपीरियर वेना केवा। नीचे से जो आ रही है उसका नाम है इन्फीरियर वेना केवा। तो इन्फीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा कहाँ खुलती हैं? राइट एट्रियम में खुल रही हैं, जहाँ से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आएगा और राइट वेंट्रिकल से जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, कहाँ? लंग्स में। तो अगर ब्लड यहाँ से इधर राइट साइड से लंग्स में जा रहा है तो राइट साइड के हार्ट को हम पल्मोनरी हार्ट कहेंगे, क्योंकि लंग्स को हम पल्मोन कहते हैं। और यहाँ से ब्लड पल्मोन में क्यों जाएगा, लंग्स में क्यों जाएगा? क्योंकि इसको वहाँ जाकर ऑक्सीजन लेनी है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ कैसा ब्लड था? डीऑक्सीजनेटेड। ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम डबल सर्कुलेशन पढ़ेंगे, अभी के लिए आपको इसकी स्ट्रक्चर जान लेनी है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं लेफ्ट एट्रियम, उधर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल जुड़ा है, इसका मतलब यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से आप देख रहे हैं पिंक कलर का जो अओर्टा है, पिंक कलर के अओर्टा में पहुंचा है ब्लड। तो ये इसमें कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड। ये कहाँ जाएगा? बॉडी में जाएगा। तो ये इधर का हार्ट जो हुआ है, क्योंकि हार्ट से यहाँ से ब्लड सिस्टम में जा रहा है, पूरी बॉडी में जा रहा है, तो इस हार्ट को बोलते हैं लेफ्ट को सिस्टेमिक हार्ट। कैसा? सिस्टेमिक हार्ट। तो एक बार देखते हैं ऑरिकल्स। द 2 सुपीरियर चैम्बर्स आर कॉल्ड द राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल्स। The auricles are separated by a partition called the interatrial septum. दोनों के बीच में एक दीवार होती है, इसको बोलते हैं interatrial septum. And the sinoatrial node or the pacemaker is located in the upper wall of the right atrium. तो बच्चों हम आपको यहाँ बताना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर, यहाँ इस जगह पर यहाँ पर राइट एट्रियम में अपर राइट कॉर्नर पर एक मसल्स का गुच्छा होता है जो कि क्या कहलाता है? साइनोएट्रियल नोड। साइनोएट्रियल नोड।
तो इस साइनोएट्रियल नोड का काम क्या होता है? ये साइनोएट्रियल नोड ही जो आपके हार्ट की रिदम है, जो धक धक, जो इसकी आवाज़ है, जो सुनते हैं आप, जो इसकी रिदम कंटिन्यूटी है, जो इसके कॉन्ट्रैक्शन, दबना फैलना है, इसको मेंटेन करता है। यही यहाँ से करंट जनरेट करता है, ऐसे नोड ही करंट जनरेट करेगा। वही करंट यहाँ इसकी हार्ट की मसल्स में जाता है, जिससे हार्ट की दीवारें कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, दबती हैं। तो ये 1 मिनट में 72 टाइम कॉन्ट्रैक्शन करता है। कौन? साइनोएट्रियल नोड यहाँ से सूचना देता है कॉन्ट्रैक्शन की हार्ट की दीवारों को। तो ये इसी को बोलते हैं पेस मेकर। क्या बोलते हैं? पेस मेकर। तो पेस मेकर मतलब कि यही जो हार्ट की बीट है, जो हार्ट बीट है, इसी को मेंटेन रखता है। कौन? पेस मेकर। तो आपसे पूछा जाता है सवाल कि पेस मेकर कौन है, तो आपको बताना है साइनोएट्रियल नोड, SA नोड, है ना। SA नोड इज द पेस मेकर। ठीक है बच्चों, कहाँ लोकेटेड होता है? राइट एट्रियम में अपर राइट कॉर्नर पर। ये क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वेंट्रिकल्स। तो वेंट्रिकल्स में आप देख सकते हैं नीचे 2 वेंट्रिकल हैं जो कि अपने अपने और के एट्रियम से जुड़े होते हैं, ऑरिकल से जुड़े होते हैं, और ये आगे ब्लड को आर्टरीज में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इन दोनों के बीच में एक सेप्टम मिलता है, उसको बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ऐसे ही ऊपर एट्रियम के बीच में जो होता है उसे बोलते हैं एट्रियल सेप्टम। ठीक है, दीवार जो होती है उसको बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। यहाँ वाली दीवार को, पिंक कलर की जो आपको दिख रही है। ठीक है, और इनमें जो ब्लड आएगा ऊपर से आएगा और आगे चला जाएगा आर्टरीज में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वॉल्व द हार्ट। हार्ट के अंदर कितनी वॉल्व्स मिलती हैं? कितनी? तो आप देख सकते हैं, देखिए आपको ध्यान रखना है कि राइट साइड में अपर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व्स हैं, ये जो दिख रही हैं आपको, ये वाइट कलर की, ठीक है, जहाँ मैंने हाईलाइट किया है, ये ट्राइकस्पिड वाल्व है ना। इधर की तरफ भी एक और वॉल्व है, वो मिट्रल वॉल्व है, इसको बोलते हैं बाइकस्पिड। तो जो लेफ्ट तरफ है, लेफ्ट साइड है, वो बाइकस्पिड वॉल्व है या फिर मिट्रल वॉल्व है ना। और जो आपका राइट साइड वॉल्व है वो ट्राइकस्पिड वॉल्व है। इनका काम क्या है ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व का? जिस समय ऊपर से ब्लड नीचे आता है और नीचे वेंट्रिकल दबते हैं, वेंट्रिकल जब आगे ब्लड भेजने के लिए प्रेस होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ब्लड कहीं ऊपर ही एट्रियम में वापस ना चला जाए, इसलिए ये दीवारें बंद हो जाती हैं। उस समय ये जो वॉल्व है ये क्लोज हो जाती है ड्यू टू द प्रेशर, है ना, जनरेट्स इन द वेंट्रिकल, और ये दोनों वॉल्व बंद हो जाएंगी। ठीक है, ये हम आगे बढ़ेंगे, डबल सर्कुलेशन जब हम पढ़ेंगे तो इनका काम होता है कि बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोका जाए। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं कि पहले वॉल्व मतलब वॉल्व आर मस्कुलर फ्लैप्स विच प्रिवेंट द ब्लड फ्लो टू बैक थ्रू इट। 2 तरह की होती हैं। पहली एवी वॉल्व, एवी वॉल्व में दोनों आएंगी भाई। एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व का मतलब ये हुआ कि जो इन एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम है, जो दीवार है ना, इसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। और एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के में जो लगी हुई वॉल्व है उनका भी नाम होगा एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। ठीक है, तो दीज वॉल्व सेपरेट द एट्रिया फ्रॉम द वेंट्रिकल्स। द राइट साइड ट्राइकस्पिड वॉल्व्स, यानी 3 दरवाजे होंगे इसमें, ऐसा सोच लो आप। एंड द लेफ्ट साइड बाइकस्पिड वॉल्व, जिसको आप क्या कहते हैं? मिट्रल वॉल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? मिट्रल वॉल्व आर नीडेड टू अवॉइड बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड इन द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। सॉरी, ये हाइट लिखा है, यहाँ हार्ट है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये बैक फ्लो ऑफ को रोकती है। दूसरी तरह की वॉल्व कहाँ मिलती हैं? ये जो आप देख सकते हो, ये जो आप देख पा रहे हो, कौन सी, ये मैं भी दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो रेड कलर के मैंने हाईलाइट की, ये वाली, दिस वन, इधर भी देखो, इधर ये वाली भी। ठीक है, ये वाली। तो इनका क्या काम है? देखिए, जब ब्लड जो है आगे जाएगा, मान लो पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, यहाँ जाएगा इधर, या फिर इधर जाएगा अओर्टा में जाएगा, तो कहीं जब पीछे प्रेशर कम होगा, जब ये वेंट्रिकल फैलेंगे तो ब्लड वापस आ जाएगा। उस समय ये ब्लड को वापस आने से रोकते हैं। इनको बोलते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व। क्या बोलते हैं? सेमी ल्यूनर वॉल्व। तो सेमी ल्यूनर वॉल्व कहाँ लगी हैं? आर्टरीज के माउथ पर, मुंह पर,
है ना, जबकि दोनों चैम्बर्स के बीच में मिलती हैं, अपर लोअर के बीच में एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्स, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, है ना। तो इनका काम है बैक फ्लो को रोकना, कि ब्लड का बैक फ्लो ना हो। तो बच्चों आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह ब्लड, हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन की तरह काम करता है, हमारे अंदर डबल सर्कुलेशन कैसे होता है, फिश के अंदर सर्कुलेशन कैसे होता है, एम्फीबियंस में कैसा सर्कुलेशन होता है, जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी स्ट्रक्चर क्या है। तो आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।